Now, the next topic is the Nazi cult of motherhood. Children in Nazi Germany were repeatedly told that women were radically different from men. The fight for equal right for men and women that had become part of democratic struggles everywhere was wrong and it would destroy society. While boys were taught to be aggressive, masculine, and steel hearted, girls were told that they had to become good mothers and rear pure blooded आर्यन चिल्ड्रंस. अब नाजी लोग जो थे उन्होंने महिलाओं की छवि को एक अलग तरीके से लोगों के सामने प्रदर्शित किया. उन्होंने यंगस्टर्स बच्चे जो थे उनको पढ़ाया, उनको सिखाया कि महिलाएं जो हैं जिस प्रकार से वो पुरुषों के बराबरी का दर्जा पुरुषों के साथ मांग रही हैं, यानी कि इक्वल राइट्स डिमांड हो रही थी. उस समय यूरोप में भी इस चीज़ की लड़ाई चलती रही, हमने काफ़ी चैप्टर्स के अंदर देखा है पीछे. तो उनको ये पढ़ाया गया कि जो ये मेन और वुमेन इक्वलिटी की जो डिमांड हो रही है, द डेमोक्रेटिक स्ट्रगल्स, ये जो स्ट्रगल्स किए जा रहे हैं डेमोक्रेसी के अंदर, दिस इज ऑल रॉन्ग. इसको गलत दर्शाया गया और इससे सोसाइटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी. जबकि बॉयज़ को बताया गया कि तुम्हें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, मस्कुलिन और स्टील हार्टेड बनना है, वहीं गर्ल्स को अच्छी मदर बनने पे ज़्यादा जोर दिया गया. उनसे कहा गया कि यू विल रियर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन, कि तुम एक प्योर ब्लडेड जर्मन्स को जन्म दोगे. गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द रेस, तो इसके लिए गर्ल्स को अपनी रेस की प्योरिटी मेंटेन रखनी है. एंड डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम ज्यूज, लुक आफ्टर द होम एंड टीच देयर चिल्ड्रन नाजी वैल्यूज़. तो महिलाओं को ज्यूज से दूर रहने के लिए कहा गया, अपनी प्योरिटी को बरकरार रखने के लिए कहा गया, अपने घर की देखभाल करने के लिए कहा गया और नाजी वैल्यूज़ को अपने बच्चों के अंदर भरने के लिए कहा गया. दे हैड टू बी द बेयरर्स ऑफ द आर्यन कल्चर एंड रेस. उनको आर्यन कल्चर और आर्यन रेस के बेयरर के रूप में, यानी कि सेवियर के रूप में, या फिर उस टॉर्च को जैसे बेयरर होता है जो आगे लेकर जाता है, आगे बढ़ाता है इस चीज़ को, तो इनको आगे बढ़ाने के रूप में वालों के रूप में प्रदर्शित किया गया. 1933 की बात करें 1933 में हिटलर ने कहा, इन माई स्टेट द मदर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन, बट इन नाजी जर्मनी all mothers were not treated equally. Women who bore racially undesirable children were punished and those who produced racially desirable children were awarded. अब हिटलर ने कहा था अपनी 1933 के अंदर कि मैं अपनी स्टेट के अंदर मदर, माँ को सबसे इम्पॉर्टेंट मानता हूँ सिटीजन के तौर पे, लेकिन एक्चुअल में नाजी जर्मनी के अंदर हर एक माँ के साथ बराबर यानी कि सिमिलर व्यवहार नहीं हुआ था. दे वर नॉट ट्रीटेड इक्वली. महिलाएं जो कि अनडिजायरेबल बच्चों को जन्म देती थी दे वर पनिश्ड, और जो महिलाएं डिजायरेबल चिल्ड्रन को प्रोड्यूस करती थी दे वर अवॉर्डेड. दे वर गिवन फेवर्ड ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल्स एंड वर आल्सो एंटाइटल्ड टू कंसेशंस इन शॉप्स एंड ऑन थिएटर टिकट्स एंड रेलवे फेयर्स. अब ऐसी महिलाएं जो डिजायरेबल चिल्ड्रन को जन्म देती थी उनको फेवरेबल ट्रीटमेंट मिलता था हॉस्पिटल्स के अंदर, उनको कंसेशंस दी जाती थी शॉप्स के ऊपर, इवन थिएटर टिकट्स के ऊपर भी उनको छूट थी और फेयर रेलवे टिकट के ऊपर भी उनको काफ़ी छूट होती थी, यानी कि देवर गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट यू कैन से. टू एनकरेज वुमेन टू प्रोड्यूस मेनी चिल्ड्रन, ऑनर क्रॉसेस वर अवॉर्डेड. अ ब्रॉन्ज क्रॉस वाज गिवन फॉर 4 चिल्ड्रन, सिल्वर फॉर 6 एंड गोल्ड फॉर 8 और मोर. अब वहाँ पर जर्मनी के अंदर एनकरेज करने के लिए, बच्चों को प्रोड्यूस करने के लिए, महिलाओं को एनकरेज करने के लिए एक अवार्ड दिया जाने लगा जिसको नाम दिया गया है ऑनर क्रॉसेस. ठीक है. अब ये जो अवार्ड था, ये अवार्ड दिया जाता था इफ द मदर हैज प्रोड्यूस 4 चिल्ड्रन शी वाज गिवन ब्रॉन्ज क्रॉस एंड 6 चिल्ड्रन देन शी विल बी गिवन सिल्वर क्रॉस, और अगर 8 है उससे ज़्यादा बच्चे हैं तो शी विल गेट अ गोल्ड क्रॉस. यानी कि जर्मन नाजी आइडियोलॉजी का मुख्य यही था कि एक तो प्योरिटी और अपनी गिनती को बढ़ाया जाए ताकि और ज़्यादा स्ट्रेंथ बनाई जा सके. All Aryan women who deviated from the prescribed code of conduct were publicly condemned and severely punished. Those who maintained contact with Jews, Poles, and Russians were paraded through the town with shaved heads, blackened faces, and placard hanging around their necks announcing, "I have sullied the honor of the nation." अब आर्यन वुमेन जो थी, जो इन बातों को नहीं मानती थी, यानी कि जो नाजी आइडियोलॉजी या नाजी इंस्ट्रक्शंस को नहीं फॉलो करती थी, रूल से बाहर जाती थी, उनको पब्लिकली और बड़ी बुरे तरीके से उनको सजा दी जाती थी.
खासकर ऐसी महिलाएं जो ज्यूस से कांटेक्ट रखती थी या पोलिश लोगों से या फिर रशियन लोगों से कांटेक्ट रखती थी, उनको उनके बाल मुंडवा कर शहर में घुमाया जाता था, उनके चेहरे पे कालिक पोत कर घुमाया जाता था, और इवन उनके गले के अंदर, यानी कि आपको पता है ना गले में तख्ती लटका देते हैं, तो ऐसी तख्तियां लटका कर गले पे उनको घुमाया जाता था, जिस पे लिखा होता था आई हैव सलिड द ऑनर ऑफ द नेशन, कि मैंने एक देश की मर्यादा को तोड़ा है। Many received jail sentences and lost civic honor as well as their husbands and families for this criminal offense. बहुत सारी महिलाएं जो थी उनको जेल में भी जाना पड़ा इसके लिए, और उनका जो ऑनर था, सामाजिक दर्जा था, जो उनका रिस्पेक्ट थी, वो भी उनकी खो गई। इवन उनके हस्बैंड्स को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, उनकी फैमिलीज़ को भी उनकी इसी हम कह सकते हैं कि भी उनकी इस क्राइम की सज़ा मिलेगी, क्रिमिनल ऑफेंस की तरह इसको देखा जाने लगा। यानी कि जर्मन्स दे वर क्वाइट स्ट्रिक्ट यू कैन से, और हिटलर की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक कट्टर किस्म के इंसान थे। द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा जर्मनी, नाजी जर्मनी के अंदर एक कॉमन सा फिनोमेन था। द नाजी रिजाइम यूज्ड language and media with care and often to great effect. The terms they coined to describe their various practices are not only deceptive, they are chilling. Nazis never used the word kill or murder in their official communication. Mass killings were termed as special treatment, final solution for the Jews, euthanasia for the disabled, and selection and disinfection, that is evacuation, meant deporting people to gas chambers. तो जर्मन्स जो थे वो मीडिया का और लैंग्वेज का बड़ी सावधानी से चुनाव करते थे। उन्होंने उनके कार्यकाल में कभी भी किलिंग वर्ड या मर्डर वर्ड का उपयोग नहीं हुआ था। यानी कि जनरली हम बात करते हैं जब वी यूज द वर्ड किल, आई विल किल यू, और somebody has killed somebody, और he has murdered, this looks very means disruptive, you can say, बहुत ही अजीब लगता है ये शब्द, मतलब एकदम से आदमी घबरा ही जाता है इसको सुन के, मर्डर और किलिंग है। लेकिन जर्मन्स जो थे वो बहुत ही डिसेप्टिव थे वर्ड चूज करने में। डिसेप्टिव मतलब हमें धोखा देने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं लोग, डिसेप्टिव बोल सकते हैं हम लोग, चकमा देने वाले। तो वो जो शब्द यूज करते थे वो हमें चकमा देने वाले, जैसे कि उन्होंने अपने पूरे मीडिया के अंदर या फिर कम्युनिकेशन के अंदर भी वो कभी भी किल वर्ड का यूज नहीं करते थे, मर्डर वर्ड का यूज नहीं करते थे। So these two words were never used, you can say. इन दोनों शब्दों का उपयोग कभी हुआ ही नहीं था, you can say. हाँ, तो फिर वो कौन से शब्दों का यूज करते थे? किल और मर्डर नहीं यूज होगा, देन दे विल यूज डिफरेंट वर्ड्स, जैसे कि मास किलिंग, ग्रुप में जब लोगों को मारा जाता था, दैट वाज कॉल्ड स्पेशल ट्रीटमेंट, और जब यही चीज ज्यूज के साथ की जाएगी, दैट वाज कॉल्ड फाइनल सोल्यूशन। डिसेबल्ड लोगों को जब एक साथ मारा जाएगा, दिस इज कॉल्ड यूथेनेशिया। और सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन फॉर इवैक्यूएशन, यानी कि अगर किसी को यहाँ से डिपोर्ट करना है गैस चैम्बर्स के लिए, गैस चैम्बर्स में लेकर जाना है, तो वो सिलेक्शन और डिसइंफेक्शन बोलेंगे। डू यू नो व्हाट द गैस चैम्बर्स वर कॉल्ड? दे वर लेबल्ड डिसइंफेक्शन एरियाज एंड लुक लाइक बाथरूम्स इक्विप्ड विद फेक शावर हेड्स। अब वहाँ पर जो गैस चैम्बर्स जो होते थे, उन गैस चैम्बर्स के ऊपर लिखा होता था डिसइंफेक्शन एरियाज। अब कोई भी आदमी जब इसको पढ़ता है डिसइंफेक्शन एरियाज करके, तो वी सिंपली द थिंग कम टू आवर माइंड इज कि डिसइंफेक्ट करने वाली जगह, यानी कि जहाँ पर हम किसी चीज़ को इन्फेक्शन से छुड़वाते हैं, यानी कि जिसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है इन्फेक्शन से छुटकारा दिलाने के लिए। और इनके जो डिसइंफेक्शन एरियाज होते थे वो बाथरूम्स की तरह दिखाई देते थे, और इनके अंदर फेक शावर हेड्स भी लगे हुए थे। Media was carefully used to win support for the regime and popularized its worldview. Nazi ideas were spread through visual images, films, radio, posters, catchy slogans, and leaflets. In posters, groups identified as the enemies of Germans were stereotyped, mocked, abused, and described as evil. Socialists and liberals were represented as weak and degenerate. They were attacked as malicious foreign agents. Propaganda films were made to create hatred for Jews. The most infamous film was The Eternal Jew.
अब मीडिया जो थी उसकी सपोर्ट जीतने के लिए और नाजी आइडियोलॉजी को दुनिया के सामने रखने के लिए, पॉपुलर करने के लिए मीडिया का बड़े ही सुंदर तरीके से नाजीज ने यूज़ किया। जैसे कि नाजीज का जो मेन मोटो था हेट्रेड फैलाना, वायलेंस फैलाना, इस चीज़ को इमेजेस, फिल्म्स, रेडियोस, पोस्टर्स और स्लोगन्स के द्वारा, लिफलेट्स के द्वारा बढ़ावा दिया गया। पोस्टर्स के अंदर अक्सर जर्मन्स के जो दूसरे ग्रुप वाले लोग जो थे, जो दूसरे अनडिजायरेबल से, उन लोगों को इविल के तौर पे, बुराई के तौर पे दिखाया जाता था, उनके ऊपर व्यंग्य किया जाता था, उनको गालियां दी जाती थी, एक्सेट्रा, बुरा भला लिखा जाता था। और सोशलिस्ट और लिबरल लोग थे, उनको भी लोअर, वीक और बहुत ही ज़्यादा मतलब खराब तौर से उनको भी दर्शाया जाता था। उनको फॉरेन एजेंट्स के तौर पे दर्शाया जाता था। प्रोपोगेंडा फिल्म्स बनाई जाती थी जिन फिल्म्स के अंदर ज्यूज से नफरत करना सिखाया जाता था। ऐसी ही सबसे अनफेमस फिल्म जो है उसका नाम है द इटर्नल ज्यू। ऑर्थोडॉक्स ज्यूज वर स्टीरियोटाइप्ड एंड मार्क्ड। They were shown with flowing beards, wearing kaftans, whereas in reality it was difficult to distinguish German Jews by their outward appearance because they were a highly assimilated community. They were referred to as vermin, rats and pests. Their movements were compared to those of rodents. Nazism worked on the minds of the people, tapped their emotions and turned their hatred and एंगर एट दोज मार्क्ड एज अनडिजायरेबल। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज जो थे, पुरानी सोच वाले ज्यूज थे, उनको मार्क किया जाता है, यानी कि जनरली हम कहें तो सारे ज्यूज को मार्क किया जाता था, उनको निशान लगा दिया जाता था उनकी बॉडी पे, या उनको ढूंढा जाता था, उनको अलग से निशानदेही दी जाती थी और उनको दिखाया जाता था एक बड़ी दाढ़ी वाले, फ्लोइंग बियर्ड यानी कि फैलती हुई दाढ़ी, और वो कफ्तान पहन के उनको दिखाया जाता था। रियलिटी में एक्चुअल में क्या था, यानी कि उनका अपीयरेंस भी एक तरह से अलग दर्शाया जाता था, यानी कि उनको एक अलग तरीके से दिखाया जाता था जर्मनी के अंदर। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो जर्मन्स और ज्यूज को बाइफरकेट करना या फिर उनको डिस्टिंग्विश करना एक तरह से बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि जर्मन्स जो थे उनकी तरह ही दिखते थे ज्यूज भी। तो उन दोनों का हमने भी जस्ट पीछे फोटोज भी देखी थी, कुछ ज्यू चिल्ड्रन की और कुछ जर्मन्स की, तो हमने देखा देयर इज नो डिफरेंस, वी कांट जज कि वो ज्यूज हैं और वो जर्मन्स हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर जर्मन्स ने ज्यूज को बहुत ही बुरा, मतलब जैसे चूहे और इवन कीट पतंगों की तरह दिखाया, इंसेक्ट्स की तरह दिखाया, और उनके मूवमेंट को इन्होंने कीड़े मकोड़ों के मूवमेंट से कंपेयर किया। अब ये जो नाजिज्म आइडियोलॉजी थी ये पूरे तरीके से लोगों के दिल दिमाग पे हावी हो गई और उनके मन में भी ज़्यादातर अनडिजायर्ड लोगों के प्रति नफरत पैदा हो गई थी। ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ें आदमी देखेगा ज़्यादा वैसा ही हो जाएगा। The Nazis made equal efforts to appeal to all the different sections of the population. They sought to win their support by suggesting that Nazi alone could solve all their problems. Nazis ने दूसरे सेक्शंस जो थे पॉपुलेशन के अंदर उनसे भी सपोर्ट मांगी, पूरा एफर्ट डाला ताकि उनकी भी सपोर्ट उनको मिल सके, और वो ये कहकर अपनी सपोर्ट मांगते थे उनसे कि सिर्फ नाजी आइडियोलॉजी ही है जो तुम्हारी हर एक समस्या का समाधान कर सकती हैं। तो यही कहकर उन्होंने सबसे अपनी सपोर्ट करने को कहा। यहाँ पर आप देख रहे हो एक नाजी पोस्टर दिखाया गया जिसे एक आदमी जो है वो एक बॉल जैसी कुछ चीज़ है उस पर बैठा है। इसमें क्या लिखा हुआ देखते हैं चलिए। मनी इज द गॉड ऑफ ज्यूज, इन ऑर्डर टू अर्न मनी ही कमिट्स द ग्रेटेस्ट क्राइम्स, ही डज नॉट रेस्ट until he can sit on a big sack of money until he has become the king of money। अब यहाँ पर ज्यूज की छवि को खराब करने के लिए एक कैप्शन भी दिया गया नीचे कि भगवान जो है पैसा ही है ज्यूज का भगवान कौन है? पैसा। और पैसा कमाने के लिए बड़ी से बड़ी क्राइम भी कर जाते हैं, और ये जब तक पैसा नहीं कमा लेते हैं, बड़े से पैसे के ढेर पे नहीं बैठ जाते हैं, तब तक ये शांत नहीं होते हैं, रेस्ट यानी कि सांस नहीं लेते हैं, और ये किंग ऑफ द मनी यानी कि पैसे के राजा बनकर ही ये इसको छोड़ते हैं। Now we will see the last chapter, that is the ordinary people and the crimes against humanity।